माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में इमालगमेशन का क्वेश्चन नंबर 2 तक हल हुआ है, जिसमें परचेज कंसिडरेशन पहले से दिया हुआ था। आज जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, जिसमें कि परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है। यानी वो पहला मेथड जो एसेट्स मेथड था और दूसरा क्या था, पहले मेथड था नेट पेमेंट मेथड, दूसरा था एसेट्स मेथड, तीसरा था प्रोपोर्शनेट मेथड और मिक्स मेथड। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन प्रोपोर्शनेट मेथड से रिलेटेड होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको अभी हल करेंगे और इसमें टिक भी लगा लेंगे। 2 और 3 विशेष इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। Following are the balance sheet of X Limited and Y Limited who amalgamated and formed Z Limited। X और Y दो लिमिटेड कंपनियां हैं जो एमालगमेट करने के बाद, एकीकरण करने के बाद Z लिमिटेड का निर्माण करते हैं। नीचे दिया हुआ है इक्विटी शेयर और लायबिलिटी है, बैलेंस शीट X लिमिटेड Y लिमिटेड। नीचे है कंडीशन एसेट्स, बैलेंस शीट बाद में देख लेंगे। बनाते समय कंडीशन क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एग्रीड अपॉन, द न्यू कंपनी विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट बुक वैल्यू। यानी जो नई कंपनी है पूरे संपत्ति और दायित्व को बुक वैल्यू पर ले ली। द शेयर ऑफ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड आर वैल्यूड एट 15 and 12 respectively। The shares of X Limited and Y Limited are valued, मूल्यांकित किया गया 15 रुपये प्रति, यानी 12 रुपये, 15 एंड 12 रुपये रेस्पेक्टिवली प्रत्येक का। तो सबसे पहले हम लोग इसका परचेज प्राइस निकालेंगे और उसके बाद प्रोपोर्शनेट मेथड के आधार पर उसका हम X और Y लिमिटेड का शेयर ज्ञात करेंगे। Z लिमिटेड विल इशू 60,000 शेयर्स of ₹10 is to discharge the entire purchase consideration, यानी 60,000 गुने 10, टोटल परचेज कंसिडरेशन 6 लाख हुआ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ X लिमिटेड एंड Z लिमिटेड एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। नेचर ऑफ मर्जर की स्थिति में बैलेंस शीट बनाना है और X लिमिटेड यानी ट्रांसफेरर कंपनी वेंडर और Z लिमिटेड यानी ट्रांसफेरी यानी परचेजिंग कंपनी के बही में लेखा करना है। तो सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करेंगे और उसमें X और Y लिमिटेड का शेयर ज्ञात करेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, क्योंकि पहले परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन यानी इक्वल टू होगा 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, यानी 60,000 गुने 10 बराबर 6 लाख। 60,000 गुने 10 बराबर 6 लाख। अब करते क्या है, सबसे पहले हम लोग बोल रहा है कि A का शेयर का मूल्यांकन किया है, शेयर ऑफ X लिमिटेड, शेयर ऑफ X लिमिटेड का देखते हैं बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन है। X लिमिटेड, हाँ X लिमिटेड का है 4 लाख और उसका है 3 लाख। 4 लाख शेयर है, X लिमिटेड इसका हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख गुने 15 के रेट से ले रहा है और यह था 10, 0 कर जाएगा, 15 चौका 60, यानी इसका आ गया 6 लाख। अब शेयर ऑफ
वाई लिमिटेड, इसका है 3 लाख गुने इसका लिया 12 और यहाँ हो गया 10, 3,60,000। 12 किया 36। पहले ही बताया था कि जेड लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर वैल्यूड 15 and 12 respectively. The share of X Limited and Y Limited का जो मूल्यांकन किया गया है 15 और 12 के हिसाब से। अब हम लोग यानी ये जो है न्यू कंपनी में इसका एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का ये हिस्सा होगा, यानी मूल्यांकन करने के बाद इतना हुआ। अब इसका हम लोग निकालेंगे, क्योंकि परचेज प्राइस दिया हुआ है, इसका रेशियो निकालेंगे। ये प्रोपोर्शनेट मेथड हो गया 6 लाख, 1 2 5 0, 3 लाख 3,60,000, 1 2 3 4, 3,60,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 कर गया। 5 से 15 चौका 60, 4 से तो 4 हो गया, 15 चौका 60, 4 9 36, इसका हो जाएगा 3 5 15 और 3 3 9, यानी आ गया। तो रेशियो आ गया 5/8, 5 जोड़ 3 और 3/8। अब इस रेशियो के आधार पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इन परचेज कंसिडरेशन एक्स शेयर निकाल रहे हैं हम लोग 5/8 में 6 लाख दिया हुआ था इसका, तो 8 7 56, 8 25 40, 75,000 हो जाएगा। 3,75,000, 8 7 56, 8 25 40, 4 50 25, 5 7 2 5 7 3,75,000। वाई लिमिटेड 3/8 गुने हो जाएगा 60,000, 8 7 56, 8 25 40, 3 25 15, 2,25,000। ये हो गया परचेज कंसीडरेशन। परचेज हाँ है, एक्स लिमिटेड का है 3,75,000, वाई लिमिटेड का है 2,25,000। परचेज कंसीडरेशन याद रखना है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तो है, यहाँ इधर मिटा देंगे। एक्स लिमिटेड का हो गया 3,75,000 और वाई लिमिटेड का हो गया 2,25,000। 3 0 5 5 10 में 2 3 7 10 3 7 6 लाख हो गया। ये परचेज कंसिडरेशन जो यहाँ ज्ञात किया गया है वो प्रोपोर्शनेट मेथड, यानी जो क्या बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन ज्ञात करने के लिए जो मेथड बताया गया था, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड का यूज हुआ है। अभी नेट एसेट्स आया भी नहीं है, आगे मिलेगा। हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री फिक्स एसेट्स है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पहले एक्स लिमिटेड होगा, एक्स लिमिटेड का तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड
पहला एंट्री होगा, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू ऑल सैलरी, क्योंकि दो क्वेश्चन में इंडिविजुअली लिख चुके हैं। ऑल सैलरी एसेट्स अकाउंट, ऑल सैलरी एसेट्स अकाउंट यानी 4 लाख हो गया इसका, 4 लाख और 1,70,000 यानी 5,70,000 हो गया, 5,70,000 being assets transfer to being various types of assets transfer to realization account, दूसरा सैलरी क्रेडिटर अकाउंट दिया 80,000 है, सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000। पता है नरेशन क्या होगा, परचेजिंग कंपनी जेड लिमिटेड या जेडीएस लिमिटेड अकाउंट दिया, और ऐसे भी लिख सकते हैं जेड एलटीडी जेडीएस लिमिटेड अकाउंट दिया, जेड लिमिटेड अकाउंट दिया टू हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, खरीदा है कि 3,75,000 में 3,75,000। अब इसको हम लोग अगर ट्रांसफर करते हैं तो जेड लिमिटेड हो जाएगा, पैसा शेयर्स में दिया है 4 है, शेयर्स इन जेड लिमिटेड अकाउंट दिया टू जेड लिमिटेड अकाउंट, जेड लिमिटेड अकाउंट खरीद है 3,75,000, 3,75,000 ही हो गया। अब हम लोग रिजर्व जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो इसी से हो जाएगा। पहले रियलाइजेशन को कैपिटल जनरल रिजर्व को बाद में भी ट्रांसफर करेंगे, पहले यहाँ हम लोग रियलाइजेशन बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक और एंट्री होगा 4 है, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल सैलरी एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू ऑल सैलरी एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट दिया 5,70,000 बाय सैलरी क्रेडिटर अकाउंट 80,000 बाय जेड लिमिटेड अकाउंट, जेड लिमिटेड अकाउंट एक खरीदा 3,75,000 में, तो 4 लाख कुछ हो रहा है, लॉस होगा और तो कुछ है नहीं। रियलाइजेशन लॉस देख लेते हैं कितना होता है, हटाते यहाँ पर। अब इसको निकाल देते हैं, यहाँ पर हो गया 5 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख हो गया, और 5 के 5 और 7 15 5 7 में 1 3 4 4,55,000 हो गया। 5 के 5 8 7 15 5 7 में 1 3 4,55,000, यहाँ हो गया 5 लाख। 3 0 10 5 5 9 और 5 4 हो गया, 9 और 5 4 गलत हो गया। 5 के 5 8 7 15 5 8 1 4,55,000, 3,75,000, 3,75,000, ये है 5,70,000,
4,05,70,000। जेड लिमिटेड अकाउंट या 3,70,000। केवल 45,000 लॉस हो रहा है। एक्स लिमिटेड 3,75,000। शेयर ऑफ वाई लिमिटेड 2,25,000। रियलाइजेशन ऑफ एक्स लिमिटेड 1,15,000। 1,15,000। द न्यू कंपनी विल क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। शेयर होल्डर एक्स लिमिटेड रिजर्व फंड प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं। सैलरी क्रेडिटर दिया हुआ 80,000, तो सैलरी क्रेडिटर 80,000 उधर चला जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट या 4 लाख है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि the new company will take over all the assets and liability at book value. The new company will take over all the assets and liability at book value पर ले लिया, तो 4 लाख अभी 5,70,000 हो गया। जेड लिमिटेड विल इशू इतना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री 3,75,000 और सैलरी क्रेडिटर 80,000। Pass necessary journal entry in the books of X Limited and Z Limited. Prepare the balance sheet of after amalgamation. Share of Y Limited 2 लाख। Realization loss of X Limited 1,15,000। क्रेडिट बैलेंस जनरल रिजर्व उसका तो मैटर बाद में आएगा 1,90,000। करेंट एसेट्स है 4 लाख अभी 5,70,000। 5,70,000 और यहाँ पर है 3,75,000 और 2,25,000 सही है 6 लाख। और शांति क्रेडिटर अकाउंट या टू रियलाइजेशन 80 हो गया 3,75,000 5 और 8 है 7 15 5 7 1 और 3 4,55,000। यहाँ है 5,70,000 गलती घटा रहे थे 4,55,000 10 5 5 यहाँ 6 5 1,15,000 ही होगा। कैसे घटा दिए हमको। यहाँ पर 5,70,000 है, मैं 5 लाख लिखा इसी कंफ्यूजन में विलम्ब हो गया 5 मिनट। यानी लॉस हो गया 1,15,000 बाई यहाँ 1,15,000 हो गया। लिखे अमाउंट कुछ और बाई इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1,15,000 हो गया। आगे दिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 नंबर होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट दिया 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,15,000 सारा आंसर मिल गया 1,15,000 बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन याद रखेंगे इस एंट्री सभी हुआ है। पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट या टू और सन्डे एसेट्स अकाउंट संपत्ति को ट्रांसफर करने पर। दूसरा है दायित्व तो याद रखना संपत्ति का डीआर बैलेंस होता है, इसको राइट ऑफ करके सीआर कर दी
दायित्व का शेयर बैलेंस होता है, इसको राइट ऑफ करके डीआर कर दिए। जेड लिमिटेड उधार मान लिया, परचेजिंग कंपनी डेबिट किए हैं, वो पेमेंट करेगा, डेबिट है, क्रेडिट करके इसको खत्म कर दिए। ठीक है, अब खर्चा रहता है एंट्री करते, ये लॉस हुआ, एक और एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अभी ट्रांसफर होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस सबको डेबिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। अब हम लोग कैपिटल का निकालेंगे, जनरल रिजर्व डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है यानी 6 लाख, लेस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, एक का था 4 लाख और एक का था 3 लाख, 4 और 3 कितना हो गया 7 लाख, यानी 7 लाख की हो गया। यहाँ हमारे पास 7 लाख की बढ़ रहा है, ये हो गया, यानी कहने का मतलब कि 6 लाख रुपया में खरीदा है और 7 लाख का सामान मिला, पूंजीगत लाभ हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे जनरल रिजर्व शेयर बैलेंस, यानी 1 लाख। अब हम लोग कैपिटल का एक एंट्री कर देते हैं, ये हो गया 1। दूसरा एक एंट्री बाकी था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, तो होगा इक्विटी शेयर। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट सबको जोड़ेंगे। कैपिटल देखते कितना का था, 4 लाख का 50,000 और 40,000, 4 लाख 50,000 और 40,000 जोड़ दिए, 4,90,000। क्रेडिट में लिखाएगा 4,90,000 लिखाएगा, हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जेडी लिमिटेड में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। पहला एंट्री होगा परचेज प्राइस क्रय करने का, तो पहला एंट्री कर देते हैं शॉर्ट में, बिजनेस परचेज करेगा वो एंट्री करेगा। 2 खरीदा है, एक्स लिमिटेड या एक्सिस भी कर सकते हैं, एक्सिस लिमिटेड अकाउंट 2 हो जाएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट एक्स खरीदा 3,75,000, 2,25,000। पहले भी इस तरह का एंट्री हुआ है, बीइंग होगा बिजनेस परचेज, नारेशन नहीं लिख रहे हैं आज। अब हो जाएगा ऑल एसेट्स अकाउंट दिया, तो ऑल एसेट्स में दोनों का आएगा ऑल एसेट्स अकाउंट दिया, ठीक है। 2 हो जाएगा ऑल लायबिलिटीज। अब यहाँ है क्या, आंसर को देखना मिलाने के लिए तो केवल रिजर्व फंड को छोड़ देना है, ये आरएफ को छोड़ेंगे, यानी आरएफ उसका देख लेते कितना है,
तो बुक का एक्चुअल आंसर मिलेगा RF होगा RF इसका रिजर्व फंड है 50, 40, 90 हज़ार। 50 और 40, 50,000 प्लस 40,000 लेंगे, ये हो जाएगा 90,000, दोनों मिलके हो जाएगा 1,90,000। लेकिन ऑल लायबिलिटी अकाउंट यार टू कर देते हैं हम लोग। ऑल लायबिलिटी नहीं लिखा है, अलग अलग इंडिविजुअली लिखना होगा इसको। पहले इसका संपत्ति 4,05,70,000 इसका है और 4,30,000, 5, 4, 9, 70, 10 लाख टू कर देते हैं। 10 लाख यहाँ लिखते हैं हम लोग 10 लाख, 10 लाख टू कर देते हैं हम लोग। सैलरी कैरेक्टर, सैलरी कैरेक्टर देखते हैं 80,000 टू सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट, सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट 80,000 टू हो जाएगा। रिजर्व फंड को छोड़ दे रहे हैं, लेके भी चलेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट टू PL अकाउंट टू हो जाएगा। बिजनेस परचेज पहले होना चाहिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेगा। बिजनेस परचेज अकाउंट ये था 6 लाख में खरीदा, 6 लाख में खरीदा, कुछ नहीं है करना, कुछ नहीं है। 50, 40, 90, 40, 30, 70, 50, 40, 90 और 40 और 30, 70 और ये 90,000 हो जाएगी। देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। 50, 40, 90 यानी 50, 40, 90, 40 और 30, 70 ये आ गया। 6 लाख यहाँ पर है, 6 लाख 9, 7, 16, 64, 7,60,000, 7,60,000, 6, 9, 7, 16, 64, 1 और 6, 7,60,000। यहाँ है 80,000, 80,000, 3 0, 0, 4, 14, 4 हाथ में 1 और 7, 8, 8,40,000। यहाँ पर है 8,40,000 और वहाँ है 10 लाख, तो 10 लाख और यहाँ हो जाएगा 60, 0, 6, 4, 10 हाथ में 1,60,000 आ रहा है। 1,60,000 यानी क्रेडिट 1,90,000, 40, 90,000 होना चाहिए। गलती जोड़ा रहा है। 80,000 यहाँ पर है, 80,000, 90,000, 90,000, 70,000 और 6 लाख अलग लिखते हैं, यही गड़बड़ा रहे हैं। 3 0 ही रहेगा, 1 0 रहेगा। 8 और 9, 17, 3, 20, 4, 24 के 4 हाथ में 2, 6, 8, 8,40,000 ठीक तो है। 8 लाख, 8, 9, 17, 3, 20, 4, 24, 4 हाथ में 2, 6, 8,40,000 और यहाँ है 10 लाख। 10 में 8 लाख 0, 6, 1,60,000 PL अकाउंट का शेयर बैलेंस टू प्रॉफिट एंड, या इसको बोलते हैं हम लोग जनरल रिजर्व, या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ रहा है 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 जोड़ देते हैं हम लोग। हाँ, गड़बड़ ये हो गया कि एक ठो का कैरेक्टर हम लोग लिए हैं, वही गड़बड़ा रहा था। यानी एक कैरेक्टर जो कि सारा को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो याद रखना है कि जब रिजर्व फंड दोनों का लिए, PL दोनों का लिए और BP दोनों का लिए, तो गलती क्या हुआ कि 80,000 और 60, 8 और 6, 14, 1,40,000 हो गया। 1,00,000, 8 और 6, 14, 8 और 6, 14, 1,40,000 यानी 80,000 में
814 1,40,000 यहाँ हो गया। अब इसे यहाँ जोड़ते हैं हम लोग, अभी तो आएगा नहीं तो बात की बात है। यहाँ पर हो गया 1,00,000 और 6, 7 लाख इधर लिख दिए, 1 और 6 7। यहाँ पर हो गया 9 और 7 16 4 20, 7 और 2 9 लाख हुआ, 7 और 2 9 लाख। यहाँ आ गया 1,00,000। यही हो गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ भी कैपिटल ही रिजर्व लिखाएगा, यानी संपत्ति और दायित्वों को बेचने से जो लाभ होता है उसको पूंजीगत लाभ बोलते हैं। लेकिन यहाँ जनरल रिजर्व का DRCR लिखता है बुक में, और उसी को हम लोग को देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में 1,00,000 दिखा देंगे, और उसका जो अपना जनरल रिजर्व है वो सारा दिखा देंगे, अलग करके कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा एंट्री है, इसको हम मिटाते हैं। इसको पेमेंट का एंट्री कर दे रहे हैं। एक एंट्री हो गया, एक पहला हुआ BP परचेज का, इसको पेमेंट कर दे रहे हैं, और कोई एक्सपेंसेज है नहीं। तो चौथा एंट्री हो जाएगा X लिमिटेड अकाउंट दिया, अलग अलग भी कर सकते हैं, Y लिमिटेड अकाउंट दिया, 375 225 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 6 लाख का दिखा देंगे हम लोग यहाँ, 6 लाख। हानि हो गया 60,000। बीइंग लिखते हम लोग, ध्यान 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, सारा आंसर मिल गया है। बैलेंस शीट में केवल शॉर्ट में लिख रहे हैं आज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहाँ अमाउंट हो जाएगा ₹, पहला हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज 1, दूसरा कर देंगे हम लोग एसेट्स 2, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला 1 नंबर में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, ये हो जाएगा 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी सीधे हो गया 6 लाख। दूसरा हो जाएगा हम लोग का जनरल रिजर्व। इसका जनरल रिजर्व देखेंगे 60 और 30 90,000 है, 60,000 प्लस 30,000 यानी 90,000। फिर हो गया 7 स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो जाएगा, फिर दूसरा जगह से लिखाया जाता है। रिजर्व फंड इसका है 50 और 40 90,000। रिजर्व फंड है 50 40 90,000, 50 और 40 ऊपर का लिखा गया 50 और 40 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 40,000 और 30,000, 40,000 और ये हो गया 70,000। यहाँ आ जाएगा कैपिटल
रिजर्व 1,00,000। अब आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं है, सीधे करंट लायबिलिटी लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट परीक्षा में इसका प्रकार लिखना है, एक्स लिमिटेड, फिर हो जाएगा वाई लिमिटेड। इसका क्रेडिटर देखते हैं 80,000 है, इसी तरह से लिखना है। स्पेस के चलते लिखे 814 1,40,000, यहाँ हो गया 2,40,000, 9,716 1,60,000, 9,716 6,00,000, यानी 6 4 10 विश्वनाथ में 6 7 1 8 10 याद रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख ये नहीं भी जो कैपिटल निकालेंगे, जो कैपिटल रिजर्व यहाँ निकाले थे जनरल रिजर्व का, वो जोड़ घटाव करता है इसमें उसमें, तो हमने कुछ नहीं किया, वो निकाल दिए दिखाने के लिए। लेकिन चूंकि कैपिटल रिजर्व खुद आ जाता है टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी लेने के बाद, उसका डिफरेंस वैल्यू बुक में कभी कुछ करते रहता है। एसेट्स यानी आ गया ये 10 लाख। अब यहाँ हम लोग पहले करेंगे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स लिखेंगे एक्स का और वाई का, एक्स का और वाई का 4 लाख 3 लाख, 4 लाख 4 3 7 लाख, 7 लाख हो गया। फिर आ गया करेंट एसेट्स 1,70,000 और 30,000। करेंट एसेट्स एक्स का हो गया 1,70,000 और वाई का हो गया 1,30,000, 2 1 3 लाख, यानी 7 और 3 10 लाख। यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्योंकि क्वेश्चन हुआ है एक बार बोर्ड में बन नहीं पा रहा है, याद रखेंगे। नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा में आता है नॉन करेंट लायबिलिटी और तीसरा में आता है करंट लायबिलिटी। यहाँ पर जो डिफरेंस निकालते हैं हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लेस करते हैं परचेज कंसिडरेशन में, अगर नीचे बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व होगा, क्योंकि परचेजिंग कंपनी को ज़्यादा अगर मिल रहा है तो ये कैपिटल रिजर्व, यानी वो निकालने के बाद है कि दोनों का डिफरेंस का पोजीशन क्या होगा। दूसरी चीज़ कि आप पूरे संपत्ति दायित्व को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो जो वहाँ निकाला जाता है वो सेम चीज़ निकलेगा। तो कैपिटल रिजर्व मैंने निकाल करके यहाँ दिखाया है, जो कि वो जनरल रिजर्व का वहाँ बैलेंस निकाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल यही है कि संपत्ति चूँकि बिक्री हो रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है खरीद बिक्री से, कैपिटल रिजर्व होता है। तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व। ये तो लायबिलिटी मालूम ही है, तो ये जोड़ने के बाद 10 लाख आ गया। और यहाँ पूरी संपत्ति दायित्व संपत्ति के लिए बुक वैल्यू पर 4 3 7 लाख हो गया, और ये हो गया 3 लाख 10 लाख। यानी इसमें एक नया चीज मिला, इस क्वेश्चन में एक नया चीज मिला, वो था कि आप प्रोपोर्शनेट मेथड प्रोपोर्शन के आधार पर यानी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का परचेज प्राइस ज्ञात इस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा तो है, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे तो बड़ा मन लगेगा बनाने में। क्योंकि जिस तरह से यहाँ हमको मन लग रहा है बनाने में, थोड़ा लंबा है, टाइम टेकिंग है, लेकिन पूरे चीज़ को एक्स लिमिटेड पहले जो वेंडर है यानी ट्रांसपेरेंट कंपनी की बही में लिखा थी, और यहाँ पर हम लोग आंसर को मिलाने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को अगर मिला देते हैं तो भी पता चल जाएगा कि सही है, आंसर सही या गलत है। एक्स लिमिटेड का, लेकिन जितना बोल रहा है क्वेश्चन उतना ही काम कर रहे हैं। एक्स लिमिटेड के बही में जर्नल एंट्री किए, उसके बाद मैंने रियलाइजेशन अकाउंट खोला, रियलाइजेशन अकाउंट को खोलने से पता चला कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके बाद हम लोग एक्स लिमिटेड के बही में जर्नल एंट्री किए, उससे ये पता चला कि दोनों का एसेट्स एंड लायबिलिटी को टैकिंग ओवर करने के बाद, दोनों को खरीदने के बाद उसको डिफरेंस वैल्यू क्या निकला, यानी उसको क्रेता कंपनी को ज़्यादा का संपत्ति मिला और पैसा कम लगा। कहने का मतलब
कि वैसी स्थिति में लायबिलिटी और सारा बिजनेस प्राइस चुकाया, उसका डिफरेंस वैल्यू जो है एसिड से कम हो गया, यानी ये कैपिटल रिजर्व निकला। आज मैं इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, चूँकि अभी एक नया मेथड मिला, अभी तो नेट पेमेंट मेथड चल रहा था, अब आज प्रोपोर्शनेट मेथड मिला। आगे मिक्स मेथड हो या एसिड्स मेथड हो, क्या हो तो पता नहीं, क्वेश्चन आने पर ही पता चलेगा। इसलिए अभी क्वेश्चन कम से कम 5 तक रेगुलर चलेगा। तब हम लोग मर्जर के बाद परचेज नेचर में चलेंगे कि नेचर ऑफ परचेज जो है, यानी नेचर परचेज नेचर का एमालगमेशन में चलेंगे। तो अभी यानी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और थोड़ा सा प्रयास करें समझने का। दूसरी चीज़, एमालगमेशन थोड़ा टफ लेसन है, जो पार्ट 1 सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे, उससे थोड़ा सा तो टेढ़ा है। आज मैं इस लेक्चर को करते हुए मैं अपने छात्र छात्राओं और व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।